नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, इजराइल का भविष्य क्या है और उस भविष्य को लेकर इजराइल के अंदर कौन सी चिंताएं हैं, इजराइल के लोग, इजराइल के बुद्धिजीवी, इजराइल का शासन तंत्र क्या सोच रहा है और वो आने वाले समय में इजराइल में क्या तब्दीली करने की तैयारी कर रहा है या क्या तब्दीली करना चाहता है, ये सब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सिर्फ नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की ही हसरत नहीं है इजराइल की, इजराइल के पास कुछ डर भी हैं, कुछ खतरे भी हैं, कुछ तनाव भी हैं जो आने वाले समय में इजराइल के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और इतिहास में पहली बार इजराइल के लोग अपनी सीमाओं को लेकर चिंतित हैं। उनको लगता है कि अब इजराइल छोटा होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी आया। पहले बात करते हैं आम इजरायली क्या सोच रहा है, आम इजरायली के मन में क्या है और आम इजरायली ने अपनी राय कैसे जाहिर की है। तो जब आप ये पता करते हैं तो इजराइल का जो ऊपर का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, और वहां के लोग इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं और उनको अब डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। और ऐसा डर उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि इजराइल की सरकार ने हाल में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके कारण अब उनको लगता है कि उनके ऊपर कभी भी मिसाइलें गिर सकती हैं, उनके पास भी कुछ लोग घुस सकते हैं 7 अगस्त की तरह। और ये आशंकाएं जो हैं उन लोगों की, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी तफसील से इन डेप्थ एक रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट में प्रकाशित की है। रिपोर्ट बताती है कि हिजबुल्लाह की जो धमकी है उसको इजराइल ने गंभीरता से नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो अपने नागरिकों को इस बारे में आश्वस्त नहीं किया है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि बड़ी संख्या में लोगों को डर ये है कि हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा में घुस जाएगा और हिजबुल्लाह लेबनान का जो हिस्सा इजराइल ने पहले कब्जा किया हुआ है उस हिस्से को हथिया लेगा। वो हिस्सा जैसे हमारा कारगिल था उस तरह का हिस्सा है, ऊंचाई है, पहाड़ है, और वहां अगर हिजबुल्लाह कायम हो जाता है तो इजराइल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ जो प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां हैं, वो भी लोगों ने अपने आप करनी शुरू कर दी हैं। इजराइल में एक किबुट्स व्यवस्था है। बहुत देखिए, जब इजराइल बना तो उसमें सिर्फ ये जो पश्चिमी ताकतें हैं, पूंजीवादी रवैया है, अधिनायकवादी रवैया, यही लोग नहीं थे। इजराइल को बनाने वाले जो लोग थे शुरू में, उनमें बड़ी संख्या में सोवियत संघ के लोग थे और कम्युनिस्ट लोग थे। तो उनका एक प्रभाव था जिसके तहत वो सेल्फ सफिशिएंट एक समाज बनाना चाहते थे। ऐसे कबीले जो बाहर की दुनिया पे ज्यादा निर्भर ना हो, कबीला कहें, गांव कहें या आप कस्बा कहें। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी ग्राम स्वराज्य की कल्पना करते थे कि गांव जो है सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। गाय का जो वैज्ञानिक महत्व और सामाजिक महत्व वो यही है कि गाय जो होती है वो आपको, अगर आपके पास गाय हैं आपके इलाके में, गांव में, तो आप ज्यादातर अपनी जरूरतें गाय पूरी कर देती हैं। गाय का गोबर जो है वो खाद का काम करता है, उससे आप अनाज उगा लेते हैं। जो अनाज आप उगाते हैं उस अनाज से जो भूसा निकलता है वही खा के गाय काम चला लेती है। गाय दूध देती है जो आपकी प्रोटीन और दूसरी जरूरतों को पूरा करती है। आप अपने घर को गाय से संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं। इसलिए गाय का जो रूरल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा इस्तेमाल है। और इसके साथ साथ गाय हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाती है। वो गांव के जो पूंजीवादी ताकतें हैं उनके असर से गांव को बचाती है। जब आप बाजार से सामान खरीदेंगे, बाजार पर निर्भर होंगे, तो पूंजीवाद की ताकत बढ़ती है। तो गाय खुद ही गाय का जो बैल होता है वो खेत जोत देता है। पूरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गाय को, इसी तरह से किबुट्स होते हैं। किबुट्स में उन लोगों ने अपना सब कुछ फैसले सामूहिक रूप से वहीं पे लोग करते हैं। तो कुछ किबुट्स के लोगों ने क्या किया है कि इजराइल की सरकार की हरकतें देख के उन्होंने तय किया है कि भैया कुछ बंदूकें खरीद लो। तो जो किबुट्स हैं वो एक अपने आप में आत्मनिर्भर गांव हैं, कबीले हैं, कस्बे जो कहें,
उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खुद ही बंदूकें खरीद ली हैं कि पंगा तो इसने ले लिया नेतन्याहू ने, लेकिन भुगतना हमको पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी दिक्कतें हो रही हैं कि हमास के मामले में 7 अक्टूबर को जैसे हमास घुसा था, उसके बाद से इनको लगता है कि दोबारा कहीं हमास ना घुस जाए, दोबारा ऐसे हमले ना हो, और अब हमास को आपने जिस तरह से परेशान किया, घायल किया है, वो दोबारा ना आ जाए। इसके साथ साथ 70,000 लोगों को जो सीमावर्ती इलाके हैं इजरायलियों को, उनसे इलाके खाली करने को कहा गया है। उसको लेकर भी ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, ये मैं अपना असेसमेंट नहीं है, उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि भाई 70,000 लोगों से ये इलाके खाली कराए गए हैं, इसका मतलब यहां जरूर कोई ना कोई वॉर होगा और हिजबुल्लाह के साथ में जरूर कोई ना कोई झगड़ा होगा। हिजबुल्लाह से एक खौफ और भी है इजरायलियों को, और वो है कि उनके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल हैं, ये ऑफिशियली हैं, जो 2.5-3 लाख भी हो सकती हैं, और उनको लगता है कि सरकार हिजबुल्लाह के खतरे को अंडर एस्टिमेट कर रही है और बिला वजह इसने हिजबुल्लाह पर मिसाइल चला के उसको उकसा दिया है, और उसके कारण हो सकता है कि हिजबुल्लाह की जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनके कारण वो पुराना इलाका हासिल कर ले। ये वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से 120 हिजबुल्लाह फाइटर और 20 सिविलियन जो हैं वो लेबनान में मार दिए इजराइल ने, जिसका नतीजा इजराइल को भी ढूंढना पड़ेगा, और उसके भी 5 सिविलियन और 12 सिपाही हिजबुल्लाह के हाथों मारे गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट आई है तो पता चल जा रहा है, दरअसल ये पता ही नहीं चल रहा है कि गाजा में इजरायली कितने मर रहे हैं। कभी कभी आती है खबर 10 मर गए, 5 मर गए, लेकिन अगर इतना वार चल रहा है, ठीक से घुस भी नहीं पा रहे हैं, इनके ग्राउंड ऑफेंस भी काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से इनको जवाब मिल रहा है, जिसको मीडिया सेंसर कर दे रहा है। और वहां पर जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था उन सबको इन्होंने इतना ज्यादा हमले किए, उनकी गोलियां मार दी उनको, कि अब वहां पे उस तरह का कोई मीडिया बचा नहीं है जो खबरें वहां से रेगुलर दे दे। इसके अलावा गवर्नमेंट पर भी लोगों को भरोसा नहीं है कि अगर हमला होगा तो ये हमको मदद देंगे, जल्दी से इलाके खाली कर पाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये कॉन्फिडेंस का लेवल आ गया है किसका? नेतन्याहू का। डिफेंस का परसेप्शन भी बदल गया है लोगों का, और वो कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में मिलिट्री की प्रेजेंस के साथ साथ अपनी ही टेरिटरी में बफर जोन क्रिएट करने का मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, इजराइल कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और इसके अलावा जो बॉर्डर टाइम के इलाके हैं, इसके अलावा जो बॉर्डर के इलाके हैं, उनको लेकर भी तनाव है। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज है कि जो सॉल्यूशन है इस समस्या का, इजराइल वर्सेस लेबनान का, उस सॉल्यूशन को गांव के लोग, वहां के निवासी, इजराइल के नागरिक देख नहीं पा रहे हैं दूर दूर तक। उनको नहीं लगता कोई रास्ता निकलेगा, ये जो रायता फैला दिया है नेतन्याहू ने, उनको नहीं लगता ये समेटा जा सकेगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या इरादे क्या हैं। ये सारी चीजें उन लोगों का है परसेप्शन जो इजराइल के नागरिक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है। इसके अलावा आप द अटलांटिस की रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट में और भी चीजें आ रही हैं, जिसके कारण ये तो आम नागरिक था, इजराइल की सरकार में बैठे हुए लोग भी कांप रहे हैं, डर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया है कि नेतन्याहू की सरकार किस तरह से एक नाकाम सरकार रही, और उस सरकार ने किस तरह से पूरी तरह से इजराइल के ऊपर जब खतरा आया तो मुकाबला करने में फेल रही। उसमें एक फिल्म है, 47 मिनट का वीडियो है, जिसको इजराइल के बड़े बड़े सारे लोगों ने बैठ के देखा है, और उसमें 7 अक्टूबर के जो अटैक हुए थे इजराइल के, उन सब के फुटेज हैं, अलग अलग सोर्सेस से जो मिले उन फुटेज को देखा, और जो विक्टिम हैं उनको लेकर जो प्रिपेयर्डनेस थी, यानी जो तैयारी थी इजराइल की, उसको देखा गया। और उसके हिसाब से इस बैठक में जो इसमें आईडीएफ के लोग थे, सरकार के लोग, तो सारे लोग थे इजराइल के, उनके हिसाब से 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ उस दिन अलग अलग स्तरों पे, हर स्तर पे इजराइल का सिस्टम फेल हुआ। कभी नेतन्याहू मोसाद पे डाल देते हैं, कभी आईडीएफ के बारे में कह दिया जाता है, लेकिन हालत यह है कि पॉलिटिकल, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल,
यानी हर पहलू पे, राजनीतिक पहल के मामले में, संबंध अच्छे रखना, पड़ोसियों से संभाल के रखना, खतरे को कम करते रहना, इस मामले में भी फेल रहे। इंटेलिजेंस के मामले में भी फेल रहे, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब बातें सबको पता थी, वहां तैयारियां हो रही हैं, उसके बावजूद मोसाद और वहां की एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी रहीं। रणनीति के मामले में भी कमजोर रहे, इनके ऑपरेशंस भी बड़े खराब रहे कि उसको ये हैंडल नहीं कर पाया। इसके साथ टैक्टिकल भी ये फेल हुए, और ये कह रहे हैं कि इन गलतियों के कारण इजराइल खतरनाक स्थिति में आज भी है। अब अटलांटिस की रिपोर्ट आगे अगर आप देखें, उनका कहना है कि लंबा ट्रॉमा इजराइल की सोसाइटी को इससे पहुंचा है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और एक रूल ऑफ 30 कंपैरिजन होता है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं उसमें दुनिया के देश एक दूसरे के साथ में कुछ 30 पैरामीटर हैं, 30 पैमाने हैं, उनके आधार पर मिलान करते हैं कि भैया हम कहां जाके ठहरे, कहां जाके हम कमजोर रहे। इस कंपैरिजन में यह कहा जा रहा है कि रूल ऑफ 30 का अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं इसको, और एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जैसे अटैक हुआ है इजराइल पे, ऐसा ही एक्चुअल अटैक अमेरिका पे होता है, तो उन 30 पैमानों पे अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह भी इस बैठक में उन्होंने डिस्कस किया। और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर भयंकर लोग नाराज हैं। और एक तरफ आप देखिए कि हमास की क्या तैयारी थी, और एक तरफ इजराइल की तैयारी देखिए। हमास ने हमला ही नहीं किया, हमले के बाद कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, उनके पास पूरा प्लान था। और ये हवन्नक से कभी बम गिरा रहे हैं, कभी गोली चला रहे हैं, और इसके कारण ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इजरायली मिलिट्री सिस्टम ने बहुत तेजी से चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन लीडरशिप की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ये इस बैठक में कहा गया। और उसमें यह कहा गया कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, उनके लिए इससे क्या संदेश हो सकता है, इजराइल के एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं, कैसे। अब देखिए, इजराइल के साथ जो हुआ उसको लेकर इजराइल के लोग अब इस टेंशन में है कि भैया भैया इजराइल मतलब मास्टरमाइंड। हमारे यहां पे तो खास तौर पे एक खास विचारधारा के लोग इजराइल को ऐसा मानते थे कि वो दुनिया की सबसे सक्षम एक देश है, एक व्यवस्था है जो हर पहलू पे फेल हुई है, और इतनी बुरी फेल हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इस पे जो लेसन लेने चाहिए उनकी बात हो गई है, और उसमें यह हो रहा है कि पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं, देखिए दुनिया की डेमोक्रेसी शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, शब्द लोकतंत्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका के खेमे के जो लोग हैं, जो अमेरिकन सोच के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, दूसरे शब्दों में सिर्फ उन्हीं को डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब वही है। तो उनके लिए, यानी ये जो समझ लें कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक जैसे लोग हैं, एक जैसे देश हैं, उनके लिए इसका क्या संदेश छिपा है, ये भी समझने की कोशिश है। मैं अभी आ रहा हूं आपके पास में कि धीरे धीरे करके पहले आप समझ लें कि क्या इस सिचुएशन इस समय इजराइल की हालत है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है इकोनॉमिस्ट की, और वो एनालिसिस कहता है कि किसी भी हालत में जो मिडिल ईस्ट में बवाल मचा है उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, नेतन्याहू, और उसको तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। यह आदमी इस लायक नहीं है कि ये लीडरशिप यहां की देख सके। भविष्य में भी इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी भी इसने पूरी तरह से कूड़ा किया है, और उसके कारण हर नजरिए से इजराइल खतरे में आ गया है। क्योंकि अभी इसने बीच में उन 2 घटनाओं का भी जिक्र किया, 103 लोग मार दिए थे, जो है कासिम सुलेमानी की श्रद्धांजलि करने गए लोग, इसके अलावा हमास का एक लीडर मार दिया था। उस सबको मिला के ये लिखा है, और ये लिखा है आपके द इकोनॉमिस्ट ने। मिडिल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि नेतन्याहू, ये सब पब्लिकेशन जो है ये इजराइल से रिपोर्टिंग हो रही है। जो रिपोर्टर ये लेख लिख रहे हैं वो इजराइल में जाके इजराइल का अध्ययन करके लिख रहे हैं, अमेरिका में बैठ के नहीं लिख रहे हैं, भले वो अमेरिका के पब्लिकेशन है। तो यह है कि मिडिल ईस्ट मॉनिटर कह रहा है कि नेतन्याहू
ना तो भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए काबिल हैं और ना ही शांति की स्थापना के लिए काबिल हैं। हेडलाइन लगा है, नेतन्याहू इज इल इक्विप्ड फॉर वॉर एंड पीस। ये लेखा और ये कह रहा है कि किस तरह से लिबरेशन मूवमेंट जो होते हैं उनके साथ में सरकार का लड़ने का रवैया होना चाहिए और नेतन्याहू का रवैया क्या रहा, इसमें कहा जा रहा है कि इतिहास से सीखना चाहिए था, अल्जीरिया और फ्रांस के मामले से सीखना चाहिए था और अमेरिका और वियतनाम के मामले से सीखना चाहिए था कि आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन जब आंदोलनकारी आपके सामने होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन लोगों को हराना आसान नहीं होता है। उनके लिए जो रणनीति चाहिए होती है वो रणनीति नहीं है। और अब मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर गुलेल सब मार चुके हैं नेतन्याहू, तो अगले 15-20 साल तक तो इजराइल को झेलना ही पड़ेगा और नेतन्याहू की ये काबिलियत नहीं है कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लें। इजराइल का पूरा मकसद फेल हो चुका है, इजराइल फेल कर गया है और गाजा में जो इजराइल का मिशन था, मकसद था, उसमें वो नाकाम रहा है। और इसलिए रहा है कि उसने बहुत सारी कैजुअलिटी की, बहुत सारी तबाही की, आम लोगों को मारा और तबाह कर दिया गाजा को। इसके कारण इजराइल जो है वो इतना ज्यादा घिर गया है कि अब उसके हाथ से चीजें निकल गई हैं। इजराइल के जो मकसद थे उनमें वो कामयाब नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ हर्बिस में जो इजराइल के ब्लंडर हुए हैं उनकी भी बात की गई है। इसके साथ साथ जो गाजा में रहने वाले लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, उनके साथ में जो रणनीति होनी चाहिए थी, जिस तरह से बहुत स्मार्ट तरीके से फिलिस्तीनी दिमाग से हैंडल कर रहे हैं, इजराइल दिमाग से हैंडल कर रहा है, वो बिल्कुल भी इमोशन अप्लाई नहीं कर रहा है। कितनी भी उकसाने वाली कार्रवाई हो, लेकिन वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए वेस्ट बैंक में बैठी हुई, चाहे वो प्रशासन हो या कोई भी चीज हो। उस मामले में इजराइल पूरी तरह से सेव रहा है। और इसके साथ साथ गाजा के जो लोग हैं उनको लगातार पॉपुलैरिटी मिल रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि आपने उनके ऊपर अत्याचार किए। ये सारी चीजें बता रही हैं। और इसके साथ साथ जो इजराइल का अपना समाज है उसके अंदर बहुत सारे संदेह हैं सरकार को लेकर। तो इस पूरे की पूरी चीजों को अगर आप देखें, जो रिपोर्टिंग हो रही है, अगर आप, और ये ऑलमोस्ट सब जगह, हारेड्स को आप पढ़ेंगे जो इजराइल का अखबार है, उसमें भी यही सब लिखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी यही सब लिखा जा रहा है। तो अब सीन क्या बना? सीन ये बना कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, 22,000 लोगों को मारने के बाद, इजराइल की हालत खराब है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब दूसरों की बारी है। उत्तर में लेबनान से जमीन छिन जाने का खतरा है। यह माना जा रहा है कि लेबनान अब उत्तरी सीमा पे कब्जा करेगा और इसीलिए इजराइल अलग अलग जगहों से हिजबुल्लाह के पास संदेश भिजवा रहा है, यार दोस्ती कर लो, झगड़ा मत करो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लड़ाई तो होगी। उनके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, हथियार हैं और हिजबुल्लाह छोड़ेगा नहीं। हिजबुल्लाह को ईरान का भी तगड़ा सपोर्ट है और ईरान कितना भी दिखने में कमज़ोर दिखता हो, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास वॉर की टेक्नोलॉजी है। और कुछ लोग बताते हैं कि परमाणु युद्ध बनाने की भी दक्षता उसने हासिल कर ली है, भले ही वो जाहिर उसने नहीं की है। और भी देश हैं उधर, देखिए जो हूती विद्रोही हैं वो भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और इन हमलों का मतलब आप समझ लीजिए कि इजराइल, हमारे को, भारत को तो जो महंगा पड़ना है। आप कल्पना कीजिए कि इजराइल के पास जो रसद आएगी यूरोप से, जो सामान आएगा यूरोप से, वो कैसे पहुंचेगा? बगल में एक गली के एक कोने पे इजराइल बैठा हुआ, दूसरी गली पे यूरोप है और उसको अफ्रीका से घूम के आना पड़ेगा। भारत को भी अपना तेल का जो आयात था उसको, उसकी रणनीति बदलनी पड़ी है और उसने अब अफ्रीका से तेल मंगाना शुरू किया है। रूस के तेल की बजाय अब अफ्रीका से, क्योंकि ये तेल आधे रास्ते से आएगा। रूस दूर है, पूरा चक्कर लगा के यहां आएगा और अफ्रीका यहीं से वापस आ जाएगा, अफ्रीका से तेल। लेकिन ये क्या करेगा इजराइल? इजराइल एक तरह से रिसोर्स से डिप्राइव हो गया है, क्योंकि सीरिया की तरफ का ही तो हिस्सा है जहां से सुएज नहर आती है, जहां बीच में हूती विद्रोही बैठे हुए हैं। इजराइल का नाम ले दो, वो आपका जहाज पे चला देते हैं मिसाइल।
दूसरी तरफ का इलाका समुद्री इलाका है, उधर से भी बहुत दूर से कुछ राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गाजा है। गाजा के तट पे अगर आप कुछ सामान उतारेंगे तो कैसे काम चलेगा? चारों तरफ से घिरा हुआ है, और स्वेज इजराइल की लाइफलाइन थी एक तरह से देखा जाए तो अब जो सीन है उसमें धुक 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 वाली स्थिति है। ऊपर से कितना भी शेर बन जाएं, कितना भी 56 इंची दिखाएं, लेकिन हालत यह है कि इजराइल को और इजराइल के लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। और ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, और जिस तरह से इनका पूरा जो आत्मबल है वो डोला हुआ है, ये वो सही समय है जबकि इसके दुश्मन इस पर हमला करेंगे। और अमेरिका समझ गया है, वो अपने विमान वाहक पोत को लेकर चला गया है, और ये पड़ गए अकेले। अब इधर से हिजबुल्लाह मिसाइल छोड़ेगा, उधर से रसद की कमी होने वाली है। सब तरफ से एक ऐसा सीन बन रहा है जो इजराइल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका एक उपाय ये हो सकता है कि सारा ठीकरा नेतन्याहू के सर पे फोड़ दें, कहा जाए कि इस नेतन्याहू ने ही तबाही मचाई है, इसी ने गाजा को ये किया है, वो किया, फला किया है, और लोगों का गुस्सा नेतन्याहू को निकाल दो तो दुनिया का गुस्सा शायद शांत हो जाए। वैसे ही जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदल देते हैं जब ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आती है, और फिर नए आदमी लाते हैं, देखो मैंने हटा दिया ना शिवराज सिंह को जिसके कारण आप नाराज थे, अब भी वोट हमको दे दो। उसी तरह से इजराइल वाले कुछ लोग कहेंगे, देखो जी हम मॉडरेट लोग हैं, हम तो खड़े हुए थे और हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, ये नेतन्याहू दुष्ट था, हटने का नाम नहीं लेता, इसने कर दिया, हमने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया, अब इसको सजा भी दे रहे हैं, इसके खिलाफ मुकदमा भी चला रहे हैं। दोस्ती कर लो ना, ये होने वाला है। खैर जो भी हो, शांति की दिशा में हो तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।